वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी टीचर कुलसुम मलिक और मेरे साथ मौजूद हैं मुईज और बिलाल। मिस, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जी मुईज, पूछिए। कल मेरी अम्मी कोरमा पका रही थी। कुछ देर तक कोरमे का गोश्त ही नहीं गला। फिर मेरी अम्मी ने मीट टेंडरलाइजर डाला तो फौरन गोश्त गल गया। मिस, मीट टेंडरलाइजर में ऐसा क्या होता है कि गोश्त फौरन गल गया? मुईज, मीट टेंडराइजर्स में एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो गोश्त में मौजूद प्रोटीन्स को ब्रेक कर देते हैं, जिसकी वजह से गोश्त या तो गल जाता है या नरम हो जाता है। मिस, हम भी तो प्रोटीन्स खाते हैं, तो क्या हमारे जिस्म में भी मौजूद एंजाइम्स प्रोटीन को ब्रेक करते हैं? जी बिल्कुल, हमारे मैदे में भी मुख्तलिफ एंजाइम्स मौजूद होते हैं। जब आप कोई खुराक खाते हैं तो गैस्ट्रिक जूस में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिडिक एनवायरनमेंट पैदा करता है, जिससे पेप्सिन एंजाइम जनरेट होता है जो ग़िज़ा के प्रोटीन्स को ब्रेक करने में मदद देता है। मिस, जबी मजेदार बिरयानी सुनते ही मेरे मुंह में पानी आ जाता है। मिस, ये पानी गैस्ट्रिक जूस होता है ना? नहीं मुईज, मुंह का पानी तो सलाइवा होता है। सलाइवा में मौजूद एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट्स को जुज़वी तौर पर हजम करते हैं, यानी चबाने से गोश्त के टुकड़े हो जाते हैं और फिर वो जब मैदे में पहुंचता है तो वहां पेप्सिन एसिडिक एनवायरनमेंट में उसे हजम करने में मदद देता है, यानी कि डाइजेशन का प्रोसेस हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। लेकिन मिस, ये एंजाइम्स होते क्या हैं? बिलाल, एंजाइम्स ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं और अमाइनो एसिड से बने होते हैं। एंजाइम्स केमिकल रिएक्शंस को कैटेलाइज करते हैं, यानी कि ये रिएक्शंस की स्पीड बढ़ाते हैं। ये रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, जिससे रिएक्शन तेज हो जाता है। आइए अब एंजाइम्स से मुताल्लिक मजीद जानने के लिए एक एनिमेशन थ्योरी देखते हैं। एंजाइम्स वो प्रोटीन्स होते हैं जो सेल्स में केमिकल रिएक्शंस की रफ्तार को तेज करते हैं। एंजाइम्स पर मौजूद एक स्पेशल रीजन जिसे एक्टिव साइट कहते हैं, इसकी शक्ल ऐसी होती है कि जो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पर बिल्कुल दुरुस्त बैठती है और इसकी वजह से सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल एंजाइम के साथ जुड़ जाता है। इस बाइंडिंग को आमतौर पर लॉक एंड की मॉड्यूल से तशबीह दी जाती है। एंजाइम्स और सबस्ट्रेट मिलकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान केमिकल इंटरएक्शन की वजह से नया प्रोडक्ट बनता है, जिसे एक्टिव साइट से रिलीज कर दिया जाता है और एंजाइम अपनी असली शक्ल में वापस लौटकर दोबारा अपना काम जारी रखने में आजाद हो जाता है। मिस, यानी एंजाइम काफी करामत होते हैं। मिस, मैंने पढ़ा है डिटर्जेंट में भी एंजाइम इस्तेमाल होते हैं। जी मुईज, आपने बिल्कुल ठीक पढ़ा है। डिटर्जेंट्स में मौजूद एंजाइम्स कपड़ों पर लगे कुछ स्टेन्स को ब्रेक डाउन करके रिमूव करने में मदद देते हैं। मिस, क्या हम एंजाइम के काम करने की सलाहियत को इन विट्रो रिएक्शन में देख सकते हैं? जी क्यों नहीं। आइए आज हम मैदे में काम करने वाले एक एंजाइम पेप्सिन के मैदे में काम करने की सलाहियत की वजाहत करते हैं। मिस, ये इन विवो और इन विट्रो रिएक्शंस क्या होते हैं? बिलाल, तमाम बायोकेमिकल रिएक्शंस जो जिस्म के अंदर वाक़े होते हैं उन्हें इन विवो रिएक्शंस कहा जाता है, लेकिन यही रिएक्शंस जिस्म के बाहर भी मुमकिन हैं, यानी कि लेबोरेटरी में, और इस सूरत में इन्हें इन विट्रो रिएक्शंस कहा जाता है। आइए स्टूडेंट्स, अब हम अपने अपैरेटस पर एक नज़र डालते हैं और हम देखेंगे कि इस तजुर्बे को करने के लिए हमारे पास क्या क्या सामान मौजूद है। हमारे पास मौजूद है बंसन बर्नर, ट्राइपॉड स्टैंड विद वायर गॉज। हमारे पास एक बीकर है और इसके अंदर पानी है, जिसे हम वाटर बाथ के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। थर्मोमीटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर सल्फेट, पेप्सिन सॉल्यूशन, ट्विजर। इस वॉश ग्लास में हमारे पास गोश्त के टुकड़े हैं, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस बीकर में हमारे पास डिस्टिल्ड वाटर है। ये 4 टेस्ट ट्यूब्स हैं, इन पे हमने A, B, C, D के लेबल्स लगा लिए हैं। हमारे पास 4 ड्रॉपर्स हैं, क्योंकि हम किसी भी रिएजेंट का ड्रॉपर दूसरे रिएजेंट में नहीं डाल सकते। स्टूडेंट्स, गोश्त में प्रोटीन्स होते हैं और एंजाइम्स प्रोटीन्स को ब्रेक करते हैं, इसीलिए हम इस प्रैक्टिकल में गोश्त के टुकड़े इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मैं हर टेस्ट ट्यूब में गोश्त के टुकड़े बराबर बराबर डालूंगी। आप देख सकते हैं कि मैंने गोश्त को बराबर के छोटे छोटे हिस्सों में काटा है ताकि ये आसानी से टेस्ट ट्यूब्स में आ सकें।
टेस्ट ट्यूब ए में 2 ml डाइल्यूट HCl डालूंगी। और टेस्ट ट्यूब बी में 2 ml पेप्सिन सोल्यूशन डालूंगी। अब मैं सी टेस्ट ट्यूब में 2 ml पेप्सिन सोल्यूशन और 2 ml डाइल्यूट HCl डालूंगी। अब मैं टेस्ट ट्यूब डी में 2 ml HCl और 2 ml बॉइल्ड पेप्सिन डालूंगी। हमारे पास इस टेस्ट ट्यूब में 2 ml बॉइल्ड पेप्सिन है जो हमने पहले से बॉईल करके रखा हुआ है। ये हम टेस्ट ट्यूब डी में डाल देंगे। अब हम वाटर बाथ का दर्जा हरारत लेंगे। वाटर बाथ का दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। मुईज आप जरा मैच बॉक्स ले आइए। ओके मिस। मिस मिस क्या हम ये तजुर्बा 37 डिग्री सेंटीग्रेड से कम या ज्यादा दर्जा हरारत पे नहीं कर सकते? बिलाल, हमारे जिस्म का ऑप्टिमम दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिस पर ज्यादातर इंसानी एंजाइम्स काम करते हैं। इस दर्जा हरारत पर पेप्सिन बेहतरीन काम करता है, इसीलिए हम इस तजुर्बे को 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर करते हैं। अब मैं बर्नर जलाऊंगी। अब हम इसका दर्जा हरारत चेक करेंगे और 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचने के बाद हम बर्नर को बंद कर देंगे। अब हमारा दर्जा हरारत 37 डिग्रीज पर आ गया है। अब हम बर्नर को बंद कर देंगे। अब मैं इन चारों टेस्ट ट्यूब्स को वाटर बाथ में रखूंगी। अब वाटर बाथ में टेस्ट ट्यूब्स को 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल के एक एक करके इनका बायोरेट टेस्ट करेंगे। अब हमने टेस्ट ट्यूब ए को निकाला और हम इसमें बायोरेट टेस्ट करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और कॉपर सल्फेट की थोड़ी थोड़ी सी मिकदार डालेंगे। अब हम इसे शेक करेंगे। आप देख सकते हैं कि टेस्ट ट्यूब ए का कलर चेंज होके पर्पल कलर का हो गया है। अब मैं यही तजुर्बा टेस्ट ट्यूब बी के साथ करूंगी। पहले हम इसमें डालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हम इसमें डालेंगे कॉपर सल्फेट और आप देख सकते हैं कि इस टेस्ट ट्यूब का कलर भी
चेंज हो गया है और ये भी पर्पल कलर का हो गया है। अब हम यही तजुर्बा टेस्ट ट्यूब सी के साथ करेंगे। इसमें हमने डाला सोडियम हाइड्रोक्साइड और अब हम इसमें डालेंगे कॉपर सल्फेट। आप देख सकते हैं कि शेक करने पर भी टेस्ट ट्यूब सी का कलर चेंज नहीं हुआ है। अब हम यही तजुर्बा टेस्ट ट्यूब डी के साथ करेंगे। पहले हम इसमें डालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसको शेक करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे कॉपर सल्फेट। आप देख सकते हैं कि टेस्ट ट्यूब डी का कलर भी चेंज हो गया है। मिस, जिस टेस्ट ट्यूब में HCl और पेप्सिन दोनों थे, सिर्फ उसी में रिएक्शन हुआ, तो क्या HCl की गैर मौजूदगी में पेप्सिन रिएक्ट नहीं करेगा? बिलाल, जैसा कि मैंने पहले बताया कि HCl एक एसिडिक एनवायरनमेंट पैदा करता है जिससे पेप्सिन जनरेट होता है। ये लो पीएच पर बेहतर काम करता है और अगर pH 5 से ज्यादा हो तो ये डीनेचर हो जाता है। लिहाजा पेप्सिन की वर्किंग के लिए HCl की जरूरत होती है। मिस, ये pH क्या होता है? बिलाल, pH किसी भी एक्वस सॉल्यूशन की एसिडिटी को मेजर करने का यूनिट है। जी स्टूडेंट्स, इस तजुर्बे से हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि एसिडिक कंडीशंस की मौजूदगी में पेप्सिन गोश्त को तोड़ देता है या डाइजेस्ट कर देता है और ज्यादा दर्जा हरारत पेप्सिन को डीनेचर कर देता है। आइए अब आज के प्रैक्टिकल को दोहराते हैं। आज के तजर्बे में हमने देखा कि गोश्त पर पेप्सिन एंजाइम किस तरह काम करता है। हमने गोश्त के टुकड़े टेस्ट ट्यूब A, B, C और D में डाले। फिर हमने 2 ml HCl सोल्यूशन को टेस्ट ट्यूब A में, 2 ml पेप्सिन को टेस्ट ट्यूब B में, 2 ml HCl और 2 ml पेप्सिन सोल्यूशन को टेस्ट ट्यूब C में और 2 ml HCl और 2 ml बॉइल्ड पेप्सिन सोल्यूशन को टेस्ट ट्यूब D में डाला। इसके बाद हमने ब्यूरेट सोल्यूशन के 3 कतरे हर टेस्ट ट्यूब में डाले और ये देखा कि टेस्ट ट्यूब C में पर्पल कलर जाहिर हुआ जिसमें के पेप्सिन और HCl दोनों मौजूद थे। इस तरह हमने ये नतीजा निकाला कि एसिडिक कंडीशंस की मौजूदगी में पेप्सिन गोश्त को तोड़ देता है या डाइजेस्ट कर देता है। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का प्रैक्टिकल। अब जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक छोटा सा सवाल। डाइजेशन के अलावा चंद इन विवो बायोकेमिकल रिएक्शंस के नाम बताइए जो एंजाइम्स के जरिए कैटेलाइज्ड होते हैं। बहुत शुक्रिया मिस, आज के तजुर्बे में हमें एक इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में पता चला। वेलकम स्टूडेंट्स, जब आप आज के सवाल का जवाब तलाश करेंगे तो आपको एंजाइम्स से मुताल्लिक मजीद मालूमात हासिल होंगी। अगले प्रैक्टिकल तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज मिस।